A small part is left of this chapter number 8, Silk Road. So we will continue now. So we were at here. Once he saw that I was going to live, Saturn left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me. Once he saw that I was going to live, Saturn left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. सैटर्न ने जब देखा कि लेखक अब सही हो गया है तो उसने क्या किया, उसको वहीं छोड़ दिया और वापस वो चला गया लहासा की तरफ। क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट था, इसीलिए उसके लिए शरीर इतना मायने नहीं रखता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेखक पास्ड अवे मतलब अगर वो मर भी जाता तो उसको सैटर्न को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। और लेकिन उसकी एक चीज़ पर फ़र्क पड़ना था, वो था उसके काम पर, यानी उसके काम पर इसका बुरा असर पड़ता। आगे बढ़ते हुए, Darchin didn't look so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of a Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandhanta, with just a wisp of cloud suspended over its summit. डार्चन जो कि उस जगह का नाम था, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक अब लग नहीं रही थी, क्योंकि अब रात की बहुत अच्छी नींद वो लेखक ले चुका था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहाँ मिट्टी वगैरह था, डस्टी था, और थोड़ा सा डेरेलिक्ट का मतलब होता है बर्बाद, यानी थोड़ा टूटी फूटी जगह थी वहाँ आसपास। तो और वो हर थोड़ी थोड़ी दूर पर थोड़े से ढेर बने हुए थे, जहाँ पर अलग अलग तरह के छोटे मोटे चट्टान, पत्थर वगैरह वगैरह या कुछ भी ऐसी रिफ्यूज़ चीज़ें जो यूज़ में नहीं थी वो वहाँ पर पड़ी थी, और उनके ऊपर सीधा सूरज की किरणें पड़ रही थी, और वहाँ से हमें क्या दिख रहा था, क्लियर ब्लू स्काई। और जो हम एक बार का नज़रिया देखें, यानी जैसा दिख रहा था, आउटलुक जो था वहाँ पर प्लेन से लेकर साउथ की तरफ, वो हमें बिल्कुल हिमालयाज़ जैसा लग रहा था, काफ़ी बड़ा। और वहाँ पर जो भी माउंटेन्स थे वो स्नो कैप्ड थे। स्नो कैप्ड का मतलब हो गया कि वहाँ पर बर्फ़ थी, बर्फ़ से ढके हुए थे। और वो कहाँ पहुँच गए थे, गुरला मंधाता नाम की जगह पहुँच गए थे, जहाँ पर क्या था, जस्ट अ विस्प, मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कुछ बादल, फैले फैले फटे फटे बादल दिख रहे थे। सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, समिट का मतलब होता है पीक, यानी सबसे ऊंची चोटी। वहाँ पर उन्हें वो बादल क्या दिख रहे थे, बिखरे हुए दिख रहे थे। The town had a couple of rudimentary basic primary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions, as well as the usual strings of prayer flags. तो उस कस्बे में क्या था, टाउन मतलब कस्बा, छोटा शहर, उसमें क्या था कि वहाँ पे बहुत सारे रूडिमेंट्री आधारभूत चीज़ें जो भी हमें ज़रूरी होती थी, जैसे कि नहाने धोने के लिए या खाने पीने के लिए, वो चीज़ें वहाँ पहनने ओढ़ने के लिए वहाँ मिल रही थी। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो चाइनीज सिगरेट, सोप वगैरह वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ मिल रही, और साथ में एक चीज़ और ख़ास मिल रही थी, वो थी यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स। तो वहाँ पर प्रेयर फ्लैग्स, डंडों के जो धागे थे वो भी वहाँ पर मिल रहे थे। सो नेक्स्ट सीन में आप देख पाएंगे, इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल। और एक के सामने, एक दुकान के सामने, एक जगह के सामने क्या था,
कि कुछ आदमी तो एक दुकान के सामने कुछ आदमी इकट्ठे हुए थे और वो अभी कुछ प्लान कर रहे थे। किस चीज़ का प्लान कर रहे थे? गेम ऑफ पूल का गेम करना था। तो उसमें क्या था? द बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन ओपन एयर। और वहाँ पे जो टेबल पड़ी हुई थी वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब लग रही थी खुली हवा में। वाइल नियर बाई वीमेन वॉश्ड देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ ए नैरो ब्रुक। तो और वहाँ पर ही कुछ औरतें ऐसी भी थी जो अपने बालों को उस बर्फीले पानी से धो रही थी। नैरो ब्रुक होती है छोटी सी नदी, अ स्मॉल स्ट्रीम, छोटी सी पानी की धारा। दैट बेबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जो कि गेस्ट हाउस के पास से बेबल डाउन को मतलब आवाज़ करती हुई, कल कल करती हुई बह रही थी। डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड and unhurried, but for me it came with a significant drawback. डार्चन हालांकि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स वाला लगा, थोड़ा सा गैर जल्दबाजी, वहाँ सभी सब कुछ बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा था। अनहरिड किसके लिए? लेखक के लिए। लेकिन इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, लेकिन इसका एक बहुत बड़ी कमी थी, एक खास कमी थी। वो क्या था? देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहाँ पर कोई भी धार्मिक स्थान नहीं था। आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वाज बस्लिंग विद विजिटर्स, क्योंकि मुझसे ही कहा गया था कि जब पिलग्रिमेज का सीज़न आता है, तीर्थ यात्रा का जब मौसम आता है, तो वहाँ पर लोग बहुत सारे होते हैं, वहाँ लोग बहुत सारे मिला करते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। बस्लिंग यानी बहुत ज़्यादा हलचल होती है, वहाँ पर मूवमेंट होता है। मैनी ब्रॉट देयर ओन अकोमोडेशन enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spilled down onto the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. बहुत सारे लोग वहाँ क्या लेके आए थे? अपना खुद का रहने का सामान, अकोमोडेशन मतलब रहने का सामान लेके आए थे और अपने अपने सेटलमेंट को इनलार्ज कर रहे थे, बड़े कर रहे थे। और जैसे कि टेंट वगैरह लगाना, टेंट क्या फोल्ड करके लाते हैं, फिर उसको अनफोल्ड करके वहाँ चारों तरफ प्लेन पे फैला देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना, जब लेखक का समय आया वहाँ पहुँचने का सीजन में, तो ऐसा लग रहा था कि लेखक समय से पहले उस जगह पहुँच गया है जहाँ उसे कुछ देर बाद जाना चाहिए था। One afternoon I sat pondering my options over a glass of tea in Darchan's only cafe. फिर वहाँ पर एक कहते कि आफ्टरनून को वो सोचता हुआ, पॉन्डरिंग मतलब सोचता हुआ अपने सारे जो ऑप्शन से कि क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था, उसने अपना ग्लास ले रखा था चाय का। कहाँ पर? डार्चन के एकमात्र कैफ़े में। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ा समझने बूझने के बाद, आई कंक्लूडेड, लेखक इस फैसले पर पहुंचा, दे वर सीवियरली लिमिटेड, कि वो वहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो कि पहुँचे हैं। क्लियरली आई हैडंट मेड सच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। यानी ये बात साफ हो गई थी कि उसने किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं की थी, किसी भी प्रकार का अपने काम को आगे नहीं बढ़ाया था। उसका काम क्या था? उसका काम था सेल्फ हेल्प प्रोग्राम। किसके ऊपर? पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। तो अपनी पॉजिटिव थिंक कैसे अपने आप सोचें, इस तरीके का एक प्रोग्राम था जिसको लेखक ने अभी तक आगे नहीं बढ़ाया था। इन माई डिफेंस, मैंने अपना खुद का बचाव करते हुए, इट हैडंट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़, ये इतना आसान नहीं हुआ क्योंकि मुझे सोने में जो दिक्कतें आई थी वो वास्तव में बहुत ज़्यादा थी। बट हाउ एवर आई लुकड एट इट, लेकिन आखिरकार मैंने इस बारे में सोच लिया। आई कुड ओनली वेट, और लेखक सिर्फ क्या कर सकता था? अब इंतज़ार कर सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। वो क्या कह रहे हैं कि अब जो तीर्थ यात्रा का जो चेन बनी आ रही थी, ट्रेल बनी आ रही थी, वो वेल ट्रोडन थी, यानी फ्रिक्वेंटेड मैनी बाय ट्रेवलर्स, यानी अब धीरे धीरे उस ही ट्रोडन हम बोलते हैं, देखिए एक इसको समझेंगे इस बात को,
जिस तरीके से एक सूखे रास्ते पे हम अगर जाएंगे तो वहाँ हमारे पैरों के नीचे क्या आएंगी, बहुत सारी पत्तियाँ आएंगी, वो टूट जाएंगी। तो उसी तरीके से उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर लोग जाया करते हैं और बहुत सारे वहाँ एक अजीबोगरीब जगह रास्ता सा बन जाता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे ट्रैवलर्स जाते हैं, तो उस जगह की बात कर रहा है। अब उसने भी उसी तरीके की एक ट्रेल बना दी थी। अब वो कुछ ऐसी नहीं थी कि कुछ उसने अकेला, यानी ऐसा नहीं था कि लेखक अकेला ही नहीं था जो कि वहाँ पहले पहुँचा था। The Cora was seasonal because parts of the route were liable to blockage by snow। कि ये कोरा जो नाम की पूजा, ये जो पूजा जैसी चीज़ है, ये सिर्फ सीज़न में ही होती है। क्योंकि क्या होता है, बिकॉज पार्ट्स ऑफ रूट, क्योंकि वो जो रास्ता है वो अधिकतर ब्लॉक हो जाता है, किससे, बर्फ़ से। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर। अभी लेखक को ये पता ही नहीं कर पा रहा था कि जो रास्ते में जो स्नो है, बर्फ़ है, वो अभी साफ़ हुई है या नहीं हुई है। बट आई वॉजंट इनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ द डार्चन्स ब्रुक। लेकिन उसको इतना हौसला भी नहीं मिला कि वो हो गई होगी, क्योंकि जो चंक्स यानी किनारों, उन किनारों पर जो छोटी छोटी सी फ्लैक्स सी होती हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े स्नो के थे, वो देखे जा सकते थे उस नदी पर। डार्चन की जो छोटी सी ब्रुक थी, छोटी सी स्ट्रीम थी, उसके पास देखे जा सकते थे, जिससे कि साफ पता लग रहा था कि वहाँ अभी भी रास्ता सही नहीं होगा। Since Saturn had left, I hadn't come across anyone in Darchin। जब से सैटर्न वहाँ से लेखक को छोड़ के गया, तब तक कोई नया बंदा उसे अभी नहीं मिला था। विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, यानी इस प्रकार के प्रश्नों के जो आंसर देने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। अनटिल दैट इज आई मेट नोरबू। और फिर लेखक मिला एक नोरबू नाम के इंसान से। द कैफे वाज स्मॉल, डार्क एंड कैवर्नस, विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट ran डाउन द मिडल। अब आप यहाँ पे एक सीन देख रहे हैं, इस सीन को थोड़ा सा हम देखते हैं। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ये रास्ता सा दिख रहा है आपको, बिल्कुल इस तरीके का एटमॉस्फेयर था वहाँ कैफ़े का। कैफ़े कैसा था, स्मॉल, डार्क एंड केवर्नस मतलब केव जैसा, गुफा के जैसा था। ओके, तो वहाँ पर लेखक को बड़ा अजीबोगरीब महसूस हो रहा था। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। द वॉल्स एंड सीलिंग वर wreathed in sheets of multicolored plastics of the stripped variety, broad blue, red and white, that is made into stout voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe। वहाँ दीवारों पर वो अलग अलग तरह के छोटे छोटे घुमे हुए मल्टी कलर प्लास्टिक के लगे हुए थे, ब्लू, कोई कैसे कलर का, कोई कैसे कलर का, यानी कि मतलब दीवारों को थोड़ा सा सजाया हुआ था वहाँ पर, वो दिख रहा था। ऐसा ही होता है दूसरी कंट्रीज़ में भी। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे। अब हम कह सकते हैं कि सिल्क रोड पर ये जो प्लास्टिक है वो अब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजिशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नोवेल विद मी टू हेल्प पास द टाइम। तो धीरे धीरे वो अपने सफ़र में और आगे बढ़ता है, और सफ़र में क्या देखता है, एक छोटी सी विंडो सी उसमें से देख रहा है, और उसके पास एक नोटबुक भी थी, उसके पेजेस थे, और अपनी नोवेल भी थी, जो कि उसने अपने टाइम पास के लिए, टू कट द टाइम, उसने रख रखी। नोरबू सो माई बुक व्हेन ही केम इन एंड आस्क्ड विद द जेस्चर इफ़ ही कुड सिट ऑपोजिट मी एट माई रिकटी टेबल। तो नोरबू ने उसे बुक को पढ़ते हुए देखा, और उसने उसे एक इशारों से कहा, जेस्चर मतलब इशारों से कहा कि वो पूछा कि वो वहाँ बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। फिर उसके सामने आके
वो बैठ गया। रिकिटी मतलब उसका जो टेढ़ा सा टेबल था जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, उस टेबल के पास बैठ गया। यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा कि तुम अंग्रेजी हो। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, फिर उसने चाय मंगाई। आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, और धीरे धीरे उन्होंने आगे बातचीत करना शुरू किया। आई डेंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वेयरिंग अ wind cheater, and metal rimmed spectacles of a western style. He was Tibetan, and he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of field work. So हालांकि वहाँ कुछ खास पता नहीं लग रहा था, तो लेकिन जिस प्रकार की उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने देखा कि वो जो उसने पहन रखा था, एक विंड शीटर पहन रखा था, यानी हवा को रोकने वाला कपड़ा पहन रखा था, मेटल रिम का उसने चश्मे पहन रखे थे, स्पेक्टिकल्स, सब कुछ वेस्टर्न स्टाइल का था, लेकिन वो क्या था, एक तिब्बतियन था। और उसने बताया कि उसने बीजिंग यानी चाइना के बीजिंग में ये काम सोशल साइंसेस पे, सामाजिक विज्ञान पे कोई काम किया था, और उसने उसके साहित्य पे भी काम किया था, एथनिक लिटरेचर। तो इस तरह के फील्ड वर्क वो कर चुका है जो कि अभी लेखक कर रहा है। यस एंड नो, ही सेड, आई हैव कम टू डू द कोरा। उसने कहा हाँ भी और नहीं भी, मैं यहाँ पर कोरा करने आया हूँ। माई हार्ट जंप, और अचानक ही लेखक खुश हो गया। Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it himself. नोरबू ने बताया कि वो भी उसी काम के लिए आया है जो काम के लिए लेखक आए, यानी कोरा करने के लिए। कैलाश कोरा करने के बाद वो बुद्धिस्ट लिटरेचर, बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर पे भी काम कर रहा है, यानी उनके ऊपर भी अध्ययन कर रहा है। और उसने ये भी बताया कि अभी तक उसे समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसने अब तक कितना जान लिया है, कितना समझ लिया है उस कोरा के बारे में। When the time came for me to tell him what brought me to Darchin, his eyes lit up. We could be a team. जब उन्होंने बताया, एक दूसरे को बताया कि हम दोनों का काम तो एक ही है, तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने अपनी एक टीम बना ली, यानी लेखक और उसने अपनी टीम बना ली। टू एकेडमिक्स हु हैव बीन एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, कि दो पढ़ने लिखने वाले लोग जो कि लाइब्रेरी से भाग के आ गए हैं। माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वाज वर्किंग आफ्टर ऑल, आखिरकार हमारे जो सकारात्मक सोच की जो व्यवस्था थी, स्ट्रेटजी थी, जो हमारी योजना थी, वो आखिरकार काम आ गई थी। सो माई इनिशियल रिलीफ, लेखक के थोड़ा सा शुरुआत में रिलीफ महसूस हुआ उसे, एट मीटिंग नोरबू हु वाज आल्सो स्टेइंग इन गेस्ट हाउस was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. और थोड़ी देर बाद उन्हें पता लगा कि वो दोनों के दोनों इल इक्विप्ड हैं। इल इक्विप्ड मतलब दोनों के पास सामान की कमी है उस पिलग्रिमेज पर जाने के लिए, उस तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए। ही kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. वो मुझे बता रहा था कि मैं कितना मोटा है, कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकता और आगे उसको कितनी मुसीबत बनने वाली है। वेरी हाई अप, ही कैप्ट रिमाइंडिंग मी, सो टायरसम, वो मुझे कहा बहुत ऊंचा है, इस तरह की बातें कर रहा था ऊंचाई के बारे में, और कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही टायरसम होगा, यानी बहुत ज़्यादा डल और बोरिंग होगा चलना। ही वॉजंट रियली अ प्रैक्टिसिंग बौद्धिस्ट, इट ट्रांसपायर्ड, बट ही हैड enthusiasm एंड ही वाज ऑफ कोर्स टिबेटियन। और शायद लेकिन वो बुद्धिस्ट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो एक टिबेटियन था, तो थोड़ा बहुत तो जोश उसके अंदर था ही। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. फिर थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया उसने कि चाहे जो मर्जी हो, वो आखिरकार एक दूसरे की किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं।
He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all around mountain. और जब उसने सलाह दी कि हमें याक पे जाना चाहिए, याक देखिए ये वाला जो जानवर है ये याक है। सो उसने ये चीज़ें मुझे कुछ अच्छी लगी, ये कुछ अच्छे साइन थे कि हाँ जी उसे कुछ तो नॉलेज है, वो मेरे लिए कुछ तो मतलब मदद कर रहा है। प्रोस्ट्रेटिंग का मतलब लाइंग डाउन, सामने जो आने वाला रास्ता है पहाड़ की तरफ, उस तरीके से देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग अपना ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। देखेंगे ये प्रोस्ट्रेटिंग करके आपने देखा होगा कि बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर मैंने भी कई बार देखा है कि अपने ही यहाँ आसपास में रामदेवरा वगैरह के कोई लोग जाते हैं तो इस तरीके से क्या करते हैं, अब नतमस्तक होके जाते हैं पूरा इस तरीके से। दूसरे चित्र में देख सकते हैं, एक चित्र में तो याक है और दूसरे चित्र में तीर्थयात्री हैं जो अपने जाते हैं। लेकिन मोटे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं था। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर। हंसते हुए बोला कि मैं इतना मोटा हूँ कि इस तरीके से लेट लेट के तो मैं नहीं जा पाऊँगा, नहीं याक पे जा पाऊँगा। इट वाजन हिज स्टाइल एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, क्योंकि उसका पेट वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा मोटा था। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।